हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश अरोरा और फिर से आया हूं आपके सामने खबरों से का ये अंक लेकर। इस अंक में सबसे पहले हम वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वो इम्पोर्टेंट खबरें जो अखबारों में आई हैं उनको आपको देंगे और उसके बाद हम जाएंगे वो जो आपके इंटरेस्ट की होंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट और इंटरेस्ट दोनों ही इंफॉर्मेशन मिल सके। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा साहस बना रहे और हम आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन और खबरें पहुंचाते रहें। महाराष्ट्र रियल एस्टेट अथॉरिटी रीरा ने 388 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के खिलाफ एक सस्पेंशन नोटिस लागू किया है और ये सस्पेंशन नोटिस इस बेसिस पर है क्योंकि रीरा की क्वार्टरली रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन को उनके पास अपडेट करने की, उनकी वेबसाइट पर अपडेट करने की, लेकिन इन बिल्डर्स ने महाराष्ट्र रीरा की ये इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करा और नोटिस के देने के बावजूद भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए 388 प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र रीरा ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि ना तो ये बिल्डर्स उन प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना ही उन प्रोजेक्ट्स को सेल कर सकते हैं और इनके उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। इन 328 प्रोजेक्ट्स में से करीब 127 प्रोजेक्ट्स सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंडर में आते हैं। आकाशा एयरलाइंस के करीब 43 पायलट्स ने बिना नोटिस सर्व किए एयरलाइंस को छोड़ दिया। आकाशा एयरलाइंस कुछ समय पहले ही राकेश झुनझुनवाला ने प्रमोट करके इस कंपनी को लॉन्च किया था और इसके 43 पायलट्स ने जो कि ज़रूरत थी उनको 6 महीने का नोटिस सर्व करने की और उन्होंने नोटिस सर्व किए बिना ही एयरलाइंस को छोड़ दिया। इस मामले को आकाशा एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और डीजीसीए को भी उन्होंने इस मामले में अपने साथ लेने की कोशिश की और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को डीजीसीए और सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा कि इन 43 पायलट्स जिन्होंने एयरलाइंस को छोड़ा है इनको दूसरी कंपनीज में बिना नोटिस किए सर्व किए सर्विस नहीं मिलनी चाहिए और हर पायलट के ऊपर करीब 21 करोड़ का मॉनेटरी कंपनसेशन का भी दावा किया है। ऐसा कंपनी के सोर्सेज के अनुसार अलग अलग खबरों में बताया गया है। सीबीडीटी ने अपने एक अनाउंसमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स और चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट को अक्टूबर 30 कर दिया जो कि पहले सितंबर 30 थी। इसी तरह से ITR 7 जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है इन संस्थाओं के द्वारा फाइल करने की, उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 30 तक की, जबकि पहले यही डेट अक्टूबर 30 हुआ करती थी। ये अनाउंसमेंट सीबीडीटी ने 2 दिन पहले ही किया है और आप इसको सीबीडीटी के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। एनटीए ने दोनों 2024 में होने वाले अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। इसमें जेईई मेन एग्जाम जनवरी 24 से फरवरी 1, 2024 तक सेशन 1 होगा और सेशन 2 अप्रैल 1 से अप्रैल 15 तक होगा। इसी तरह से नीट यूजी की परीक्षा मई 5 को और CUET यूजी की परीक्षा मई 15 से 31 तक की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स को आप नोट कर लीजिए। UOW यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्गंग ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऑपरेशंस 2024 जून से गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में शुरू करने की घोषणा की है और ये ऐसी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में जिसने अपना कैंपस सेटअप किया और इंडिया में कैंपस सेटअप करने के बाद यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत ये अपनी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज को रन करके उनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स भी अवार्ड करेगी। ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस घोषणा को किया है। पिछले 3 दिनों से केरला के कोझिकोडे से नीपा के वायरस से इन्फेक्टेड किसी भी और पर्सन की जानकारी नहीं मिली है, ऐसा हेल्थ अथॉरिटीज ने बताया है और इस वजह से वहां के कंटेनमेंट जोन्स में भी काफी रिलैक्सेशन दे दी गई है और कोझिकोडे में करीब 218 सैंपल्स जो इकट्ठे किए गए थे उसमें 81 सैंपल्स जो है अभी तक निगेटिव आ चुके हैं और बाकी और सैंपल्स जो हैं उनकी रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये तय है कि अभी तक वहां पर कोई और पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं मिले हैं।
उत्तराखंड के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने ये डेटा दिया है कि इस साल लास्ट 3 महीने में करीब 1100 लैंडस्लाइड के मामले आए। ऐसा पिछले 3 सालों में हाईएस्ट और रिकॉर्ड नंबर ऑफ लैंडस्लाइड के मामले हैं, जिसके तहत करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई। लैंडस्लाइड के 2022 में 245 मामले रिपोर्ट किए गए और 2021 में करीब 254 मामले रिपोर्ट किए गए। और इस तरह से जो ज़्यादातर लोगों के मरने की वजह रही वो लैंडस्लाइड के वजह रही, और रुद्रप्रयाग इनमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जोन रहा। द इंटरसेप्ट नाम की वेबसाइट ने ये खुलासा किया है कि यूएस और पाकिस्तान के बीच की एक सीक्रेट डील के तहत पाकिस्तान ने यूक्रेन को 2022 और 23 में काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करे, जो अमेरिका डायरेक्टली नहीं सप्लाई कर सकता था, और इसके तहत उसको आईएमएफ से कर्जा मिला। आईएमएफ से कर्जा मिलने की एक शर्त थी कि वो यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करे जो अमेरिका ने उनको दिए हैं, और उस डील को फाइनल करने के बाद ही आईएमएफ से पाकिस्तान को बेल आउट मिला। डीडे 3000 प्रीमियम हाउसेस को अपनी स्कीम के तहत अनाउंस करने वाला, और ये 3000 प्रीमियम हाउसेस में मेनली पेंट हाउसेस, एचआईजी और एमआईजी टाइप के फ्लैट्स रहेंगे, और इनकी लोकेशन ज़्यादातर द्वारका और वसंत कुंज जैसी जगहों पर पाई जाएगी। हालांकि डीडीए ने अभी इस स्कीम को लॉन्च नहीं करा, और इसके प्राइस के बारे में भी उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए हैं कि किस टाइप की प्राइसिंग जो है वो अनाउंस की जाए। इसी तरह की एक और स्कीम डीडीए के द्वारा लाई जाने वाली है, जिसमें 40,000 फ्लैट्स जो पिछले अनाउंसमेंट में नहीं बिक पाए थे उनको दोबारा से फ्लोट किया जाएगा। और इस स्कीम के लिए हालांकि डीडीए ने एक अपने खुद के रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा लिया, जिस रिस्ट्रिक्शन के तहत अगर किसी की प्रॉपर्टी या फ्लैट दिल्ली में 67 स्क्वायर मीटर से ऊपर का होता था तो उसको दूसरा फ्लैट उसके नाम में या प्लॉट लेने की इजाज़त नहीं होती थी। अब इस रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश करने के बाद देखते हैं कि डीडीए के कितने फ्लैट जो है दोबारा बिक पाते हैं। एक और स्कीम के तहत नरेला के पास करीब 28,000 फ्लैट्स की एक स्कीम भी, एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम जो है डीडीए लॉन्च करने वाली। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का नाम है जिसमें कि करीब 270 पर्सनल हैं। इनको अयोध्या के राम मंदिर के इंटरनल जोन में, जिसको रेड जोन कहा जाता है, कि सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। ये रेड जोन सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सेंसिटिव होता जा रहा है, और जबकि इस मंदिर की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी यूपी की पीएसी और सीआईएसएफ इसकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, लेकिन इंटरनल जोन के लिए ये एक स्पेशल फोर्स लगाई गई है। इंडियन आर्मी काफ़ी टाइम से टेरेस्ट्रियल रेडियो और सैटेलाइट फोन्स पर डिपेंड करती थी अपने कम्युनिकेशंस के लिए। हमारी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर जो भी कम्युनिकेशंस हुआ करते थे उसमें काफ़ी ऑब्सोलीट और पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस कम्युनिकेशन को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिससे कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही मॉडर्न डिजिटल गैजेट्स दिए जाएंगे, और इनके कम्युनिकेशन का बीड़ा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने सिर पर लिया है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ 2 सैटेलाइट्स को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, GSAT-7 और GSAT-8। ये आर्मी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। अब तक हमारी मिलिट्री का टेलीकम्युनिकेशन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए नॉर्मल सैटेलाइट्स के थ्रू होता था, लेकिन अब ये डेडिकेटेड सैटेलाइट्स सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। ऐसा ही इनिशिएटिव हमारे जवानों को बहुत हेल्प करेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। गणेश चतुर्थी से 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश की प्रतिमाओं को बेचने के ऊपर रोक लगा दी थी। इस मामले को हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी इकोलॉजिकली वायबल नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कहा कि ऐसी
मटेरियल जो इकोलॉजिकल वाइबल हो और इमर्शन के टाइम पर पूरी तरह से एनवायरनमेंट के खिलाफ ना हो, उस तरह के मटेरियल को ही यूज़ करना पड़ेगा गणेश चतुर्थी की प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सुझाव में टीवी चैनल्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है, जिससे कि उनके कंटेंट को और उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्ट की जाती है उसको ठीक तरह से रेगुलेट करके अपने यूजर्स को दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके लिए तैयार की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टीवी की दो एसोसिएशंस हैं उनको भी कहा है कि वो इस मामले में सामने आएं और अपने जो उनके आपस के विवाद हैं उसको छोड़कर टीवी के कंटेंट के लिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के सुझाव दें, जिसके ऊपर आगे से टीवी के कंटेंट के ऊपर काम किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट मंका बहल को इंटरनेशनल क्लाइमेट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दुनिया के 3 जर्नलिस्ट को मिला है, जिसमें से एक टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जर्नलिस्ट है जिन्होंने काफ़ी टाइम से क्लाइमेट के ऊपर रिपोर्टिंग की है। और ये पर्टिकुलर अवार्ड का अनाउंसमेंट न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली एक यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट की मीटिंग में इस हफ्ते में या तो कर दिया है या किया जाएगा, ऐसा मानना है। पर ये अवार्ड इनके लिए कंफर्मेशन के तौर पर इनफॉर्मली अनाउंस किया जा चुका है। कुवैत में करीब 34 इंडियंस को बिना डॉक्यूमेंट्स के इलीगल तौर पर रहने और काम करने के लिए डिटेन किया गया है। ऐसे और भी कंट्रीज के कई लोगों को डिटेन किया गया जिनकी संख्या करीब 60 के करीब है, जिसमें 34 इंडियंस हैं। ऐसा देखा गया कि इसमें करीब 5 नर्सेज ऐसे हैं जिनके कि बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको परमिशन दी गई कि वो अपने बच्चों को फीड करवा पाएं, और इनके डॉक्यूमेंट्स और इनके बाकी बैकग्राउंड चेक्स की इंक्वायरी हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रही है कि इनके डिटेंशन को लेकर कि इनको जो है किसी तरह से रिहा किया जाए। मिडिल क्लास की ग्रोइंग इनकम को देखते हुए और ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए इंडिया लग्जरी मार्केट काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इस लग्जरी मार्केट में रिलायंस रिटेल ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। जियो वर्ल्ड नामक एक वर्ल्ड क्लास मॉल जो बॉम्बे में बनाया गया है, उस मॉल में करीब 7 से 8 वर्ल्ड के लीडिंग फैशन लेबल्स को जगह दी गई है और उनके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप किया गया है। इसमें से कुछ क्रिश्चियन डायर, बर्बरी और कुछ और ऐसे लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनको कि इस मॉल में भी जगह दी गई है, और इनका एक्सक्लूसिव टाई अप रिलायंस के साथ हुआ है, जिससे कि इस लग्जरी मार्केट को इंडिया में एक रिलायंस अपने प्रभुत्व के साथ लेकर आ जाए। सोनी इंडिया और जी नेटवर्क का मर्जर काफ़ी समय से चल रहा है, जो अभी तक पूरी तरह से फॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। लेकिन इधर एक और मर्जर की बात हो रही है जिसमें वॉलमार्ट के डिज्नी ने रिलायंस इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का डिस्कशन शुरू किया है। अभी तक ये बात सिर्फ डिस्कशन के तौर पर ही खबरों में आई है और किसी कंपनी ने कोई कंफर्म तौर पर अपनी कोई रिपोर्ट इस मामले में नहीं दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगी। इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, और इस आर्टिकल के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो इससे करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा बर्डन एज कंपेयर टू एनपीएस स्कीम इन राज्यों को झेलना पड़ेगा, और इसका इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी असर इन राज्यों की इकोनॉमी पर आ सकता है। हालांकि आरबीआई ने खुद की तरफ से ऐसा कोई नोट नहीं दिया, लेकिन ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। हिंदुजा हेडक्वार्टर जो कि मुंबई के वॉरली में स्थित है और एक पुरानी बहुत आइकॉनिक 5 स्टोरी बिल्डिंग विद बेसमेंट है, इसको अभी रीडेवलप और मेकओवर तौर के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर 32 स्टोरी बिल्डिंग बनाकर हिंदुजा के बहुत सारे ऑफिसेज की वर्किंग सेंट्रलाइज की जा सके। रियल एस्टेट मार्केट में इस खबर को काफ़ी अहम तौर पर लिया जा रहा है और आने वाले समय में एक
एक अच्छी बिल्डिंग के रूप में हिंदुजा का ये हेडक्वार्टर रीमेक करके और सामने दिखाई देगा। गुजरात में एक बहुत भारी वर्षा के अलर्ट के तहत करीब 12,000 लोगों को करीब 8 जिलों से रेस्क्यू कर लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले इस हफ्ते के कुछ दिनों में काफ़ी हैवी बारिश होने के चांसेस से बाढ़ वगैरह का खतरा बन सकता है। खीरी केस में अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ जो केस दायर किया गया था और जिसके ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और उसके ऊपर फर्दर अभी विचार विमर्श होगा और उस रिपोर्ट को फाइनल रूप में ले लिया गया है। ये लखीमपुर खीरी का केस फार्मर्स के जब एजिटेशंस हुए थे उस दौरान करीब 4 फार्मर्स उनकी एसयूवी की वजह से जिनकी रैश ड्राइविंग की वजह से मृत्यु हो गई और इस रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट फर्दर आगे कैसे ले जाएगा ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने GMPCS लाइसेंस यानी कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और ये लाइसेंस गवर्नमेंट सरकार के अप्रूवल के लिए अभी रखा गया है। इस अप्रूवल के पहले सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसफ़र की पॉलिसी एज पर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर ही दी गई गाइडलाइंस के अंदर इसको पूरी तरह से कंप्लाइंस किया जाएगा। हालांकि इसकी दूसरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपने जो उनके सिक्योरिटी चेक होते हैं उसके अंडर भी चल रही है। अगर ये सारे क्लियरेंसेस मिल जाते हैं तो स्टारलिंक को और स्टारलिंक इस बात पे राज़ी हो जाता है कि वो गवर्नमेंट के डेटा रेगुलेशन की पॉलिसी को पूरी तरह से कंप्लायंट रहेगा, तब ये इंडिया की तीसरी कंपनी होगी जिसको इस टाइप का लाइसेंस मिलेगा। पहले ऑलरेडी एयरटेल की वेबलिंक और रिलायंस की सेटकॉम को ये लाइसेंसेस मिल चुके हैं। नोएडा में 21 और 22 सितंबर को होने वाले 2 इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और मोटो जीपी। इन दोनों इवेंट्स को लेकर ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्जन्स होंगे और इन ट्रैफिक डाइवर्जन्स और काफ़ी सारे मूवमेंट्स को देखते हुए नोएडा अथॉरिटीज़ ने 21 और 22 को सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात पे विचार कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज द्वारा यूज़ किए गए जितने भी डिवाइसेस और गैजेट्स और मशीनरीज हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, जिसको कि अगले साल बढ़ाकर 15% किया जाए। ऐसा निर्णय जो अभी सिर्फ विचाराधीन है और किसी कंपनी ने इसके ऊपर अपने कोई ऑब्जेक्शंस या एक्सेप्टेंस अभी नहीं दिया है, लेकिन ये विचाराधीन डिसीजन अगर फाइनल हो जाता है तो अक्टूबर के बाद 10% एडिशनल ड्यूटी और मार्च के बाद करीब 15% एडिशनल ड्यूटी का प्रावधान हो सकता है। ये पर्टिकुलर स्कीम इस तहत लाई गई है कि इसमें इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है उसके तहत इन चीज़ों को कवर किया जाए। विवेक रामास्वामी जो यूएस की प्रेसिडेंशियल रेस में काफ़ी उभरते चले जा रहे हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ट्रंप आइडियोलॉजी से काफ़ी मेल खाती है। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो H1B वीज़ा पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम करने की तैयारी कर रहे हैं। H1B वीज़ा अभी लॉटरी सिस्टम के तहत दिया जाता है और उनका ऐसा कहना है कि H1B वीज़ा मेरिट की बेसिस पर दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय जो यूएस में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उन पर आ सकता है और इससे भी बड़ा प्रभाव जो स्पाउस वीज़ा है उसके ऊपर आने के चांसेस होंगे। ये विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के निवासी हैं, यूएस में रह रहे हैं और ख़ुद भी ये 29 बार H1B वीज़ा का फ़ायदा उठा चुके हैं और एज ए बायोटेक एंटरप्रेन्योर ये वहाँ पर कार्यरत हैं और अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में दोनों सदनों को एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण के
द्वारा एड्रेस किया। इस भाषण में उन्होंने 75 साल में हुए बहुत सारे इवेंट्स को याद किया और अलग अलग सरकारों द्वारा लिए गए डिसीजंस को दोबारा से सबके समक्ष रखा और ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो कि जिन्होंने भारत के इतिहास को बदलने में, भारत की आर्थिक प्रगति को आगे लाने में, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स को याद किया जो एक ऐतिहासिक भाषण के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। और उन्होंने संसद की पुरानी बिल्डिंग को फेयरवेल के तौर पर विदाई दी। 19 सितंबर को नया सेशन हमारी नई बिल्डिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में शुरू किया गया और उस बिल्डिंग में भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से शुरुआत करी और एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जो कि महिला आरक्षण से रिलेटेड है उसको लोकसभा ने पास किया और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस बिल को पूरी तरह से लॉ में कन्वर्ट करने के सारे प्रयास किए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण उनके इलेक्शन का एजेंडा भी था और भारत सरकार का एक कमिटमेंट है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। इसमें करीब 33% महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए रिजर्व किया जाएगा। जैसे कि अभी 543 सीटें लोकसभा में, जिसमें से करीब 181 सीटों को वुमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा और नॉट ओनली लोकसभा बल्कि इस टाइप का प्रावधान राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में भी किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ये लॉ पूरी तरह से एग्जीक्यूट शायद 2026 तक पास हो जाएगा, जब तक जनगणना का कार्यक्रम और डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस का काम पूरा होगा और इसका इफेक्ट 2029 के इलेक्शंस में देखा जा सकेगा। इस महिला बिल की जो अवधि है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद करीब 15 साल तक रहेगी और उसके बाद इसको अगली सरकारें दोबारा से रिन्यू कर सकती हैं या इसको किसी भी तरह से बदल सकती हैं। ये एक बहुत विशेषता है इस वुमेन रिजर्वेशन कोटा बिल की। हम अपनी इंफॉर्मेशन और खबरों का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।